हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम आल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। उसमें देखो, हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। जैसे हमने सेल में थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हमने एक पावर बूस्टर क्लास ले रहे हैं, उसी तरीके से सेल के साथ ही हम इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में भी सेल की तरह ही इसमें भी हम पावर बूस्टर क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो, जनरली स्पेशल पॉइंट्स और समरी का एक मिक्सचर होता है। मतलब चैप्टर के एंड में पॉइंट वाइज समरी भी आती है और अलग से स्पेशल पॉइंट हुए तो ठीक है, वरना उस समरी में से ही आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स क्या करने रहते हैं, उठाने रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट विद द पावर बूस्टर क्लास। समरी देखो, हम फूड रिसोर्सेज में प्लांट्स को भी यूज कर सकते हैं और एनिमल्स को भी यूज कर सकते हैं। तो पहले क्या होगा, प्लांट के बारे में समरी चलेगी, देन एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड समरी चलेगी। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ती जा रही हूं, धीरे धीरे आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जो भी पढ़ा है उसी का रिपीटेशन है। कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल पॉइंट होगा तो मैं आपको उसी टाइम हिंट दे दूंगी, समझा दूंगी। तो फोकस ऑन दैट। प्लांट्स सर्व एज फूड फॉर ह्यूमंस एंड देयर डोमेस्टिक एनिमल्स। एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ डिजायर्ड इकोनॉमिक प्लांट्स और क्रॉप्स इन अ फील्ड। ठीक है, वो प्लांट्स जो आप बहुत बड़े पैमाने पे किसी खेत में उगाते हो उसे क्रॉप्स बोलते हैं, खेती बाड़ी बोलते हैं। उससे क्या होता है, आप उन क्रॉप्स को इकोनॉमी में यूज कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए यूज कर रहे हो। उन प्लांट्स को बड़ी प्रोडक्टिविटी करके, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी मेंटेन करके आप उन्हें एज अ पब्लिक में बेचते हो, जिससे कि आपकी इकोनॉमिक वैल्यू, पैसे की वैल्यू, मनी की वैल्यू बढ़ जाए और एज अ फूड रिसोर्सेज वो आपके लिए भी यूज हो जाए। क्रॉप्स आर दी प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन एट अ प्लेस। क्रॉप्स में जैसे राइस आ सकते हैं, सीरियल्स आ सकते हैं, ऑयल्स आ सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ये वेरियस काइंड्स ऑफ क्या है, फूड है, जो कि प्लांट्स की फॉर्म में एज अ क्रॉप आप उगाते हो। क्रॉप्स डिपेंडिंग ऑन सीजन आर ऑफ टू काइंड। किस क्रॉप को कैसा सीजन चाहिए उस हिसाब से उन्हें दो मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है। रबी सीजन क्रॉप, विंटर क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। देखो, पूरे मंथ का डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। एंड खरीफ सीजन क्रॉप, रेनी सीजन क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। इतना क्लियर स्टूडेंट्स? आगे चलें, लेट्स मूव अहेड। अब देखो, एग्जाम्पल दे रखे हैं खरीफ और रबी में क्या क्या आएगा। खरीफ सीजन क्रॉप्स आर पैडी, धान, सोयाबीन, अरहर, मेज, कॉटन, उड़द एंड मूंग। और रबी सीजन क्रॉप्स क्या होंगी, इंक्लूड वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ठीक है, 16 न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियली रिक्वायर्ड बाय क्रॉप प्लांट्स। 4 न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, दे आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब ज्यादा अमाउंट में चाहिए, न्यूट्रिएंट मतलब जो चाहिए। 9 nutrients are used in small quantities, they are known as micronutrients. ठीक है, manures and fertilizers are the main source of nutrient supply to the plant. ये nutrients naturally आपको एयर में अवेलेबल है, वाटर में अवेलेबल है, सॉइल में अवेलेबल है। लेकिन किसी कारण से अगर आपको सॉइल ये सब चीजें नहीं दे पा रही है तो आप सॉइल के अंदर ही अपने हिसाब से कुछ एडिटिव चीजें डाल सकते हो, जैसे मैन्योर्स। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन में पहला पॉइंट आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में होता है जैसे आप किसी एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को डीकम्पोज करके इन दी फॉर्म ऑफ मैन्योर डाल रहे हो, किसी प्लांट को आधा उगाकर काट के वापस से डाल के उसके न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल कर रहे हो। ठीक है, उन्हें मैन्योर्स की कैटेगरी में बोला जाता है। जैसे कॉम्पोस्ट हो गया, वर्मी कॉम्पोस्ट हो गया। फर्टिलाइजर्स मतलब दे आर केमिकली डिजाइंड, थोड़ा सा केमिकल यूज किया गया है इन हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर इज अ काइंड ऑफ केमिकल मैन्योर, डेफिनेटली। मैन्योर्स आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स, दे इंक्लूड फार्मयार्ड मैन्योर, कॉम्पोस्ट, ग्रीन मैन्योर्स एंड वर्मी कॉम्पोस्ट। Fertilizers are commercially manufactured material from chemicals. They mainly supply nitrogen, phosphorus and potassium. Short form क्या हो गया, NPK. NPK. The process of water supply to crop plants by means of canals, reservoirs, well etc. is called irrigation. प्लांट को खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट चाहिए, उसके अंदर मैन्योर आ गया, फर्टिलाइजर्स आ गए, तो आपके प्लांट को क्या चाहिए, पानी भी चाहिए। यू विल सप्लाई water to the plant, that procedure is known as irrigation. अब आता है किस क्रॉपिंग पैटर्न से आप अपने क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। देखो, मिक्स्ड क्रॉपिंग।
Mixed cropping is grown of 2 or more crops simultaneously on the same piece of crop land. अब 2 क्रॉप्स को क्या करो, एक साथ उगा दो, मिक्सचर कर दो, कहीं पर वीट दिख रहा है, कहीं पे सोयाबीन दिख रहा है. तो बेनिफिट क्या है ऐसे का कि अगर सोयाबीन फेल हो गया पर स्टिल वीट है उस प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए. तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग इज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ क्रॉप्स फेलियर. ठीक है. इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously in a same field in a definite row pattern. उगा एक ही फील्ड पे रहे हो दोनों को, उसमें क्या है उबड़ खाबड़ कहीं भी उगा दिया. इसमें पैटर्न है, प्रॉपर एक रो वीट की चल रही है, प्रॉपर एक रो सोयाबीन की चल रही है. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सच अ फार्मिंग प्रैक्टिस इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया एंड टाइम. वीट अपनी रो पैटर्न में अपने न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है, सोयाबीन अपने न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है. तो एक ही टाइम में, एक ही एरिया में, एक ही बार में आपको 2 तरीके की पैदावार नजर आ रही है. द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान सक्सेशन इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन मतलब एक बार तो आपने वीट उगा दिया, फिर आपने सोयाबीन उगाया, फिर उसी पीस ऑफ लैंड में वापस से वीट उगाना और सोयाबीन उगाना. तो वीट अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से खींच लेगा तो सोयाबीन उसको ऑटोमेटिकली रिसाइकिल कर देगा. ब्रेक थ्रू इन सीरियल प्रोडक्शन ड्यू टू यूज ऑफ सीड्स ऑफ हायर यील्डिंग वेराइटीज, हायर डोज ऑफ फर्टिलाइजर एंड एश्योर्ड इरिगेशन इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मतलब क्रांति लाना, किसी भी पर्टिकुलर टारगेट पे फोकस करना कि इस चीज की प्रोडक्टिविटी हर हाल में क्या होनी चाहिए, बढ़नी ही चाहिए. सारे एफर्ट्स लगा दो ग्रीन प्लांट्स को बढ़ाने में, जिससे कि क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी दिन ब दिन बढ़ जाए और इतनी ग्रीनरी हो जाए या इतने ग्रीन प्लांट के सोर्सेस हो जाएं कि वी हैव स्टार्टेड अ ग्रीन रेवोल्यूशन. हैरी बर्गन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज डॉक्टर स्वामीनाथन. ऐसे देखो, रेवोल्यूशन काफी हद तक गवर्नमेंट एसोसिएशंस भी हेल्प करते हैं. एक इंसान के बलबूते पर यह काम पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने इसको क्या कर दिया, एक ब्रेक थ्रू दिया, एक उसको आगे बढ़ाया. भाई इनकी बात समझ में आई तो बाकी लोगों ने भी इनका साथ दिया. उनका क्या नाम था, डॉक्टर स्वामीनाथन. वेराइटल इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर हायर यील्ड, गुड क्वालिटी एंड चेंजिंग सिचुएशंस. अब देखो, अगर आपको प्लांट्स की नई ब्रीडिंग चाहिए, अगर एक ही एक प्लांट चलता जा रहा है, ठीक है, तो आप सोचोगे कि नहीं एक ही तरीके की प्रोडक्टिविटी हो रही है, आप भी रेगुलर अपना एक रूटीन कभी नहीं फॉलो कर पाते, यू नीड चेंज. तो अगर आपको चाहिए कि आई नीड सम गुड चेंज या आई नीड सम गुड वेराइटी, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट्स में क्या करा दो, रिप्रोडक्शन करा दो, ब्रीडिंग करा दो. तो plant breeding can be defined as a science as well as an art of improving genetic makeup of crop plants in relation to their economic value. It is based on hybridization and DNA recombinant technology. Field crops are infested with a variety of pests such as weeds, insects, mites, nematodes, rodents, fungi, bacteria and viruses. These pests have to be controlled by use of pesticide, biocides and biological control. Overall summary को एक हिंदी में बोलूं, कोई भी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो उस ग्रोथ और डेवलपमेंट को बिगाड़ने के लिए भी लोग बैठे हुए रहते हैं. अगर आप दिन ब दिन बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो किसी दिन आप बीमार भी पड़ोगे. बीमार पड़ने का मतलब है कोई भी अनवांटेड चीज आपकी बॉडी में एंटर कर रही है और आपको डिस्कम्फर्ट जोन में डाल रही है. ठीक है, तो उसी तरीके से अगर तादाद में प्लांट्स हैं, किसी एक कोने पे आप नहीं ध्यान दे पाए, वहां पर कोई अनवांटेड अदर क्रॉप्स उग गए, उसकी शेल्टर फूड को कैप्चर कर लिया, उसको वीड्स बोलते हैं. इंसेक्ट्स लगे, डिजीज लग गई. ठीक है, तो उनको ओवरऑल बोला कि द क्रॉप्स आर अटैक्ड बाय पेस्ट. पेस्ट उस प्रॉपर एक अनवांटेड जो सिचुएशंस क्रिएट होंगी उसको एक कैटेगरी का नाम दे दिया पेस्ट. ठीक है, अब अगर आप बीमार पड़ते हो तो यू विल टेक मेडिसिन. तो उसी तरीके से पेस्ट की मेडिसिन क्या हो गई, पेस्टिसाइड. इफ क्रॉप्स आर अटैक्ड बाय फंगाई, फंजीसाइड. वीड, वीडिसाइड. इंसेक्ट, इंसेक्टिसाइड. तो ग्रुप का नाम क्या हो गया, पेस्टिसाइड. ठीक है, नाउ देखो यहां तक क्या था, प्लांट्स की अवेलेबिलिटी. यहां तक क्या था, प्लांट्स की अवेलेबिलिटी. अब हम क्या करेंगे, एनिमल से रिलेटेड आपके फूड रिसोर्सेज को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे. उसको हम क्या बोलेंगे, देखो वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल जिन्हें आप अपने घर में डोमेस्टिकेट करके, उनकी केयर करके, उनको अच्छा खाना देके, पानी देके, उनसे कोई प्रोडक्ट को एज अ फूड रिसोर्स यूज करो या डायरेक्टली उन्हीं को ही यूज करो. तो जैसे कैटल फार्मिंग आ गई, काउज आ गए, मिल्क प्रोडक्शन हो गया. फिशेस का हो गया तो फिश प्रोडक्शन हो गया.
पोल्ट्री से आपको डायरेक्ट बर्ड को यूज कर सकते हो, एग प्रोडक्शन कर सकते हो, या फिर हनी बीज को कीप करके आप उनसे हनी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आप डायरेक्टली हनी डे टू डे एक्टिविटीज में यूज कर सकते हो। सपोज इट इज लॉन्च्ड बाय सम ब्रांड लाइक डाबर, नाउअडेज लाइक पतंजलि। ठीक है, तो काउज, बफेलो, फाउल, फिश, गोट एंड शीप आर यूजफुल एनिमल्स। दे प्रोवाइड अस फूड। फूड में क्या क्या आ रहा है? मिल्क हो सकता है, एग हो सकता है, मीट हो सकता है। मीट फाउल का भी हो सकता है, गोट का भी हो सकता है। अगर किसी बर्ड का है तो चिकन, गोट का है तो मटन। बफेलो मिल्क हैज ग्रेट इकोनॉमी। आप भैंस का दूध पीते हो, गाय का दूध पीते हो। भैंस का दूध थोड़ा सा गाढ़ा भारी होता है, बच्चों को गाय का दूध देते हैं क्योंकि वो हल्का होता है, पर जनरली द यूटिलिटी इज फ्रॉम काउज एंड बफेलोस। Farm animals require proper care and management such as shelter, feeding, breeding by artificial insemination and disease control. This is known as animal husbandry. Like a husband cares wife. तो एनिमल को क्या करनी है? आपको हर तरीके से केयर देनी है। तो उसकी डेफिनेशन को या उस सिनेरियो को क्या बोला? एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज अ टेक्निक टू फैसिलिटेट क्रॉस ब्रीडिंग एट अ लार्ज स्केल। ठीक है, इट इज अवेलेबल एट द वेटरनरी एड्स यूनिट्स ऑल ओवर कंट्री। जैसे प्लांट की वैरायटी को इंप्रूव करना है, उसी तरीके से एनिमल्स को भी इंप्रूव करना है। जैसे आपके पास एक इंडियन ब्रीड की काऊ है सिंधी, और एक एक्सोटिक या फॉरेन ब्रीड की काऊ है जर्सी। दोनों को मेट कराओ। सिंधी में यह क्वालिटी है कि वो हर इन्वायरमेंट में अपने आप को रेजिस्ट कर लेती, इट इज वेरी मच रेजिस्टेंट टू डिजीजेस। लेकिन जर्सी जो फॉरेन ब्रीड है, उसमें क्या है कि उसका लैक्टेशन पीरियड ज्यादा है, लंबे टाइम तक गाय दूध देती है। अब आप दोनों को रिप्रोड्यूस करा के एक ऐसी वैरायटी करवा दो कि जिस गाय में जो गाय हर सीजन में एडजस्ट भी हो जाए, रेजिस्टेंट टू डिजीजेस भी हो और हायर लैक्टेशन पीरियड भी हो। तो किसी काम के लिए सिंधी को यूज करना पड़ रहा है, किसी काम को जर्सी के लिए यूज करना पड़ा। अब दोनों के रिप्रोडक्शन से अगर एक ही में ये दोनों वेराइटीज आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस एक से ही आपका सारा काम चल रहा है। तो एक तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन की नीड नहीं है, सिंधी को भी खिलाना है, जर्सी को भी खिलाना है, इस जगह आपको एक ही को ही खिलाना है, एक ही को ही केयर देना है। पर जो आपको इसका जो लाइव स्टॉक मिलेगा, इससे जो एफर्ट्स मिलेंगे, जो प्रोडक्टिविटी मिलेगी, वो क्या है? एक ही से दोनों का काम हो जाएगा। पोल्ट्री फार्मिंग इज डन टू रेज डोमेस्टिक फाउल्स, डक्स, गीस, टर्कीज, पिजन एक्सेट्रा। ये क्या है? बर्ड्स के नाम है। बर्ड्स को डोमेस्टिकेट करना, उनकी केयर करना, उनका मैनेजमेंट करना, उनको क्लीन प्लेस पे रखना, प्रॉपर वेंटिलेशन देना, उनकी ग्रोथ कराना, डेवलपमेंट कराना। क्योंकि जनरली बर्ड्स क्या करती हैं? एग ले करती हैं, एंड यू यूज एग इन योर डाइट। आप फूड में एग को कंज्यूम करते हो, और डायरेक्टली कुछ लोग जो प्योर नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो बर्ड्स को भी कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड बात करनी है तो आइदर यू गो फॉर एग प्रोडक्शन विच इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ अ बर्ड, एंड इफ यू आर ईटिंग डायरेक्टली अ बर्ड या बर्ड इज यूजिंग एज अ फूड, देन यू कॉल दैट फूड एज मीट। और अगर और पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात बोले, पिक्यूलियर लैंग्वेज में, तो ब्रॉयलर्स। तो पोल्ट्री फार्मिंग इज फॉर एग एज वेल एज ब्रॉयलर प्रोडक्शन। Poultry production includes egg production and poultry meat production, that is by broilers. To enhance the poultry production, crossbreeding is done between Indian exotic breeds for variety improvement. जैसे मैंने आपको बताया था, इंडियन ब्रीड थी असिल और एक्सोटिक ब्रीड थी लेगहॉर्न। तो इससे आपको क्या मिलेगा? छोटे छोटे चिक्स की वेराइटीज मिलेगी। छोटे छोटे में क्या होगा? देखो, छोटी छोटी चीज को आप कम एरिया लगेगा शेल्टर के लिए, खाना भी कम देना पड़ेगा, उनकी एडेप्टेबिलिटी ज्यादा है। ऐसे वैरायटी इंप्रूव होगी जिसकी समर एडेप्टेबिलिटी होगी, विंटर एडेप्टेबिलिटी होगी। हर इन्वायरमेंट में चिक्स क्या करेंगे? बहुत इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट। इतना समझ में आया सबको? चिकन्स आर रेज्ड अप टू 6 to 7 weeks in the poultry farm and as broilers marketed when they grow to 700 gram to 1.5 kg in weight. It is a very special point. स्टार मार्क कर लीजिएगा। By captured fisheries, fishes may be obtained from seas, marine sources and inland resources. देखो, फिश को आप कैप्चर कर सकते हो, एक टैंक में कल्चर कर सकते हो, एक फिश के थ्रू आप और भी बहुत सारी वेराइटीज को बना सकते हो। फिशेज फ्रेश वाटर भी होती हैं, मेराइन वाटर भी होती है। देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिखाए थे। फ्रेश वाटर में क्या क्या आ रही हैं? जैसे रोहू हो गया, काटला हो गया, मृगाल हो गया, ग्रीन कार्प हो गया। ठीक है, और आपकी
सॉरी मेराइन वाटर में क्या हो गया, जैसे पॉम्फ्रेट था, ऑयस्टर था, प्रॉन्स था। तो देखो फिशेस जनरली चाहे आप कैप्चर से लो या कल्चर से लो, दे डायरेक्टली यूज एज अ फूड। आप फिशेस को उठा के डायरेक्ट कुक करते हो, ठीक है। देखो फिशेस की स्किन से बहुत सारे ज्वेलरी आइटम्स बनते हैं, बहुत सारे आपके ऐसे प्रोडक्ट्स बने हैं जैसे आप घर में सजाते हो, ठीक है। घर को आप सुंदर बनाने के लिए यू ब्रॉट सम एंटीक पीसेस, तो समटाइम इट इज मेड फ्रॉम फिशेस। तो फिशेस आपको इकोनॉमिक वैल्यू भी दे रही है और एज अ फूड रिसोर्स आपकी हेल्प भी कर रही है। पर फिश कल्चर अ पार्ट ऑफ एक्वा कल्चर, एक्वा मतलब वाटर, एक्वा मतलब वाटर, वाटर के अंदर किसी चीज की प्रोडक्टिविटी को क्या कर दो, बढ़ा दो। तो इस पर्टिकुलर जो प्रोडक्टिविटी का टर्म होता है उसको बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, कल्चर करना। मतलब कोई एक चीज है, आपको उससे ही बहुत सारी चीजों को क्या करना है, बढ़ाना है। Choiced variety of fishes are cultured in marine and inland ecosystem to increase their production. Fishes are caught by fishing nets and gears operated from fishing vessels having modern desired such as eco sounders and navigation gadget. Students, it is a very special point. Write it down. ये आपके आगे MCQs लेवल में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. In freshwater fish culture, induced breeding technique is very useful in obtaining quality fish seeds in large quantities. Fish seed may include spawn, fertilized egg, hatching, sac fry, juveniles, fingerlings and earlings. ये जनरली क्या है, आपके जो फिशेस की वैरायटी है जो कि आपको कल्चर से आप ले सकते हो। जैसे आप ये बोल सकते हो कि आपको ऑस्ट्रेलिया लेगहॉर्न से कोई वैरायटी मिले, ऑस्ट्रेलिया लेगहॉर्न से कोई वैरायटी मिले, उसी तरीके से अगर आपको फिशेस की ब्रीडिंग से कोई वैरायटी मिल रही है तो हेयर आर दी नेम्स। ये आपके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, मतलब अदर देन योर सिलेबस। पॉलीकल्चर, पॉली मतलब एक से ज्यादा, और कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम इज यूज्ड कॉमनली टू प्रोड्यूस टेबल फिश सच एज सिल्वर कार्प, काटला, रोहू, ग्रास कार्प, मृगल एंड कॉमन कार्प। टेबल फिश मतलब generally used in eatables. You generally use these fishes for your dinner time which you place on the table, ठीक है। तो उसको ओवरऑल क्या बोल गया है, टेबल फिश। फिशरीज आर कंप्राइज्ड ऑफ फिन फिशेस, ट्रू फिशेस एंड शेल फिशेस। देखो आपने जनरली ओइस्टर्स देखे होंगे, ओइस्टर्स शेल की तरह दिखते हैं, पानी में व्हाइट व्हाइट कलर के, ठीक है। वो अपने अंदर क्या करते हैं, पर्ल को जनरेट कर लेते हैं। तो पर्ल क्या कर रहे हैं, अगर आप पर्ल को बेचते हो तो डेफिनेटली यू बिकम रिच, ठीक है। वो आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सकता है किसी कंट्री में ऐसा अवेलेबिलिटी नहीं हो तो आप उन्हें बेचकर क्या कर सकते हैं, अपने इंडिया की प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकते हो, उसे बेच सकते हो, दिन ब दिन उन्हें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। आप पर्ल से ज्वेलरीज बना सकते हो, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, मार्केट वैल्यू को बढ़ा सकते हो। यू जनरली वेयर ज्वेलरीज कंप्राइज्ड ऑफ पर्ल्स। Fishes are obtained from sea and marine ecosystem. Marine fisheries deal with catching और capturing of fish. देखो या तो कैच कर लो, डायरेक्ट आप नेट से कैच कर लो, या उन्हें कैप्चर करके उसे कल्चर कर लो। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फिशेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हो। यू जनरली हैव टू मेथड्स। मैरीकल्चर डील्स विद कल्चर ऑफ फिश इन मेराइन इकोसिस्टम नियर सी कोस्ट। इंडिया 75,000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। देखो अगर आप जनरली मेराइन इकोसिस्टम पे जाओगे, मेराइन मतलब खारा पानी, मेराइन क्या होता है, खारा पानी। जनरली सीज, ओशियन, जो बड़े बड़े सीज हैं, लार्ज किलोमीटर्स ऑफ इंडिया तक बिखरे हुए हैं। कोस्ट लाइन मतलब कि आपकी देखो सी की कोई लिमिट नहीं होती है, मैं सी को कभी नाप नहीं सकती हूं। इवन मैं अगर अंडरग्राउंड डाइविंग भी करूंगी, स्विमिंग भी करके जाऊंगी तो आई नेवर मेजर द सी। कोस्ट लाइन का मतलब क्या है कि इतनी लाइन तक यू कैन डू कल्चर, मतलब आपके जो पानी के अंदर जिन जिन आपको फिशेस से रिलेटेड प्रोडक्टिविटी करनी है या उसकी पैदावार करनी है, कल्चर करना है, तो सी की इतनी बाउंड्री है। तो सी की बाउंड्री को क्या बोला, कोस्ट लाइन। 75,000 किलोमीटर तक आप फिशेस को या वाटर से रिलेटेड सोर्सेस, एनिमल्स को आप कल्चर कर सकते हो। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोस्ट लाइन। ये जीके का क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस वैल्यू को आप जरूर याद रखिएगा। India has 1.6 million hectare
of inland water resources covering river, lakes, reservoir, pond, lagoons, estuaries, etc. फिशेस को कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, रिवर से भी, लेक से भी, रिजर्वेयर, पॉन्ड, लगून्स, एस्चुरीज. हमारे इंडिया में बहुत तरीके से वेराइटीज हैं जहां से आप फिशेस को क्या कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो, कल्टीवेट कर सकते हो और उनकी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो. फिर देखो एनिमल हस्बेंड्री में कैटल हो गया, फिश हो गया, पोल्ट्री हो गई. फाइनली क्या हो गई, बी. बी कीपिंग इज डन टू गेट हनी एंड वैक्स. बीज को कीप करो, बीज को रखो और उनके अंदर से हनी को एक्सट्रैक्ट करो. तो आप क्या कर रहे हो, कल्चर कर रहे हो एंड दैट कल्चर इज नोन एज एपी कल्चर. मैंने कल आपको थ्योरी में लिखवाया था स्टूडेंट्स. A colony of Italian honeybee Apis mellifera, which is mostly reared in India, has one queen, 40,000 to 1 lakh workers and drones are in hundreds. मैंने कल आपको कहानी बताई थी कि आपकी जो फील्ड बी होती है, जिन्हें आप क्वीन बी भी बोल सकते हो, ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है. ये जनरली क्या करती हैं, फ्लावर्स पे बैठ के उसका नेक्टर सक करती हैं. नेक्टार स्पेशलाइज्ड स्टमक में चला जाता है और नॉर्मल फूड क्या होता है, नॉर्मल स्टमक में चला जाता है. अब होता क्या है कि फील्ड भी जब अपने अंदर हनी लेकर अपने हाइव पर, छत्ते पर पहुंचती है, तो और जो बीज बैठी हुई है, वर्कर बी, जिन्हें आप रेसिपिएंट बीज बोलोगे, विच एक्चुअली रिसीव दैट फील्ड बी, विच ग्रीट दैट फील्ड बी, तो क्या होगा, उससे माउथ टू माउथ ग्रीटिंग होगी. तो दैट नेक्टर फ्रॉम द फील्ड बी इज ट्रांसफर टू दैट रेसिपिएंट बी. तो हनी बहुत ज्यादा बीज में अवेलेबल हो गया. पहले एक बी में था, अब बहुत सारी बीज में. तो जनरली नेक्टार एक सेमी सॉलिड गाढ़ा कलर का एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, स्टिकी, बिकॉज योर हनी इज स्टिकी. पर वो क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है. नो यू आर नॉट एबल टू ईट एंड डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर इन सच अ लार्ज अमाउंट. तो जब हनी, या आप अभी भी स्टार्टिंग में से नेक्टार ही बोलेंगे, तो नेक्टार को जब आप लेंगे तो बड़े बड़े किसी प्रोसीजर से इंडस्ट्रीज में उसे बाय एवापोरेशन मेथड नेक्टार इज कन्वर्टेड इनटू हनी. ये भी सेमी सॉलिड पेस्ट है, हनी भी सेमी सॉलिड ही रहती है, लेकिन फर्क कहां आता है कि नेक्टार इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर एंड हनी इज अ सिंप्लीफाइड शुगर. तो हनी को आप डायरेक्टली कंज्यूम करके उसे खा भी सकते हो और डायरेक्टली उसे डाइजेस्ट भी कर सकते हो. एंड मैंने आपको बताया था, हनीज आर अ गुड सोर्स ऑफ मॉइस्चर. यू कैन अप्लाई, जनरली गर्ल्स अप्लाई हनी ऑन देयर हेयर्स फॉर गिविंग देम मॉइस्चर फॉर लुब्रिकेशन. तो हनी जनरली गिव्स यू वार्मनेस. तो मेजॉरिटी ऑफ हनी इज टेकन इन विंटर सीजन्स. Pasturage or flora include flowering crops such as mango, coconut, tamarind, lychee, beer, beerseen, badam, apple, guava, neem, etc. Last but not the least one, students, honey flow period क्या होता है? Honey flow period is the total time period during which bee collect nectar and pollen. It is a very special point for you. Honey flow period मतलब उतना टाइम, उस टाइम पीरियड को मान लो कि एक मधुमक्खी फ्लावर पे बैठी और नेक्टार को सक करती जा रही है, नेक्टार को सक करती जा रही है. तो उसका बैठना और टोटल हनी को अपने स्पेशलाइज्ड स्टमक में कलेक्ट करना, हनी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है उसके स्टमक में, तो उसका फ्लावर पे बैठना और नेक्टार को सक करते जाना और हनी बनाते जाना, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, हनी फ्लो पीरियड. हनी फ्लो मतलब अब हनी नेक्टार से स्टार्ट होगी. Okay students, that completes your total summary including the special points in your power booster class. थ्योरी क्लास मैंने कल आपको करवा दी थी, आज आपके सारी समरी हो गई. मैंने कुछ पॉइंट्स आपको हिंट दिए हैं स्टार पॉइंट वाले, वो आप एज ए स्पेशल पॉइंट मार्क करें. उन दोनों को मैंने साइमल्टेनियसली करा दिया. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. कल की क्लास में बाकी बचा हुआ करेंगे. टिल देन बाय बाय, थैंक यू.